नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस 2 2021 में आए हुए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री को पहले हम लोग कंपाइल्ड सीरीज में लेकर चल रहे थे, बट वीडियो लेंदी होने के कारण टॉपिक वाइज से डिवाइड कर देते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ताकि कवर कर पाए। इसके अलावा मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन की सोर्स बताऊंगा, किस बुक से पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया। ऑप्शन है हमारे पास बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ई.वी. रामास्वामी नायकर और जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ अगर बात करें इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो ये आपको हर हिस्ट्री की बुक में, हर स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड मिल जाएगा। ये स्पेक्ट्रम के अंदर भी गिवन है और इसके अलावा एनसीईआरटीज़ में भी दिया गया है और ऑलरेडी बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ई.वी. रामास्वामी नायकर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया मिड 1920s में। आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं, द मूवमेंट एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर विच नायकर फेल्ट वाज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। तो ये बहुत ही सरल सवाल था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिए सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पर। आपको मैंने ये भी बताया था कि हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से पक्के होते हैं, कंफर्म होते हैं। तो आप उस वीडियो सीरीज़ को जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने यूपीएससी के द्वारा पूछे गए 100-150 से भी ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक के ऊपर कवर किए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। बोला जा रहा है इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन, यानी भारत के अंदर महात्मा गांधी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब देखने को मिला। चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या रॉलेट सत्याग्रह। ना बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये सेम क्वेश्चन आपको यूपीएससी सीआईएसएफ एसी वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गांधी जी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। और हमारे पास ऑप्शन थे बॉम्बे 1908, बनारस 1916, सूरत 1915 और दिल्ली 1915। यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखें तो एनडीए 2021 में भी पूछा गया कि कहाँ और कब महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दिया साउथ अफ्रीका से लगभग 2 दशक रहने के पश्चात जब वो लौटे। तो चंपारण में, लखनऊ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या अहमदाबाद में। यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखें तो यूपीएससी ईपीएफओ 2021 में भी पूछा गया कि गांधी जी पुट हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, कहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फिर हम इसके आंसर की बात करते हैं उससे पहले इस क्वेश्चन का सोर्स देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया इसलिए कि यूपीएससी देखिए डिफरेंट एग्जाम्स, जब मैं आपको कहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो या ईपीएफओ हो या कोई भी एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज हो, तो आपको अदर एग्जाम के पेपर जरूर देखने हैं। और ये बात मैंने इस क्वेश्चन से प्रूव कर दी। आपने देखा कि ईपीएफओ के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया, वही क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया। लेकिन होता क्या है, अगर कोई एस्पिरेंट अगर सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो वो सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके जाता है, लेकिन अदर एग्जाम के नहीं जाता है। जबकि होता क्या है, लगभग 5 से 7 सवाल, इवन कभी कभी 10 सवाल तक अदर एग्जाम्स के रिपीट कर लिए जाते हैं, बट एस्पिरेंट्स को उतना क्लियरली इसके बारे में पता नहीं होता। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, आपको थीम्स एनसीईआरटी जरूर कवर करनी है, जो कि न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री के लिए। उसमें स्पेशल चैप्टर बनाया गया महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस और आगे की बात की गई है। इसी चैप्टर में बताया गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले जी के एडवाइस पे गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में गांधी जी 1 ईयर ट्रेवल करते हैं ताकि भारत के लोगों को और भारत की भूमि को डिटेल में समझे। वहीं पे इन्होंने फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में फरवरी 1916 में। तो ये क्वेश्चन आपने देखा डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया गया है, बट मैं आपको हमेशा पीवाईक्यूज़ की बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपने देखा ये क्वेश्चन 5 से 7 बार ऑलरेडी रिपीट हुआ। नाउ इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। इसका आंसर क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में, इनॉग्रेशन में गांधी जी ने अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बेहद सरल सवाल है। बोला जा रहा है कि किस ब्रिटिश ऑफिशियल को गवर्नर जनरल का पदभार दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। तो ऑलरेडी मैंने रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट पर वीडियो बना दी है और सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को कवर कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो सीरीज़ को देखा है तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 1773 के टाइम पे ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, ओके। लेकिन भारत में गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उस पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, जैसे ऊपर वाले टॉपिक में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि किस तरह के आइडिया को प्रीच किया गया खेरवार और सापाहार मूवमेंट के अंतर्गत, जो कि 1870s में चला। दोस्तों यूँ तो ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ना ही एनसीईआरटीज़ के अंदर ना ही स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी दोनों जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है उनमें इस टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया गया है। इस क्वेश्चन का अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ये आपको सुमित सरकार की बुक में देखने को मिलेगा, जो कि मेनली हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं और हर साल इस बुक से ऑल्दो 1 या 2 क्वेश्चन निकलते हैं, बट उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही बुरा है। ज़्यादातर क्वेश्चन 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। देखिए क्या बताया गया सापाहार मूवमेंट के बारे में। एक बार ये किसी पीवाईक्यू में आया है, मैं आपको बता दूंगा किस पीवाईक्यू के अंदर आया है, बट ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बताया गया है कि संथाल रेवेलियन के बाद खेरवार या फिर सापाहार मूवमेंट देखने को मिला 1870s में, जिसमें बात की गई मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद के ऊपर और इंटरनल सोशल रिफॉर्म के ऊपर। ये स्टार्टिंग की बात थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैंपेन रेवेन्यू सेटलमेंट ऑपरेशन के खिलाफ जाने लगा, इससे पहले कि इसे दबाया गया। मैंने आपको 2 कीवर्ड साफ साफ दिखा दिए, एकेश्वरवाद और इंटरनल सोशल रिफॉर्म। इन 2 चीज़ों की बात करता है खेरवार और सापाहार मूवमेंट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ वगैरह के अंदर ये डायरेक्टली नहीं कवर है। ऑल्दो संथाल रेबेलियन और ये चीज़ें तो दी गई हैं हर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर, बट इस रिवोल्ट इस मूवमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मोनोथिज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1884, 1876, 1869 या फिर 1870? अगेन एक इजी क्वेश्चन, अगर आपको ईयर याद रहते हैं तो, अदरवाइज फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये हर स्टैंडर्ड बुक के अंदर कवर्ड है। दोस्तों जब मैंने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म वाली वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे आपको बताया था कि जो ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम के अंदर दी गई है पूना सार्वजनिक सभा के ईयर की स्थापना की, वो चीज़ गलत दी गई है। 1867 नहीं, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए मैंने कही थी, क्योंकि ये एरर था। और एनसीईआरटी के अंदर ये सही है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई दूंगा। और इसके अलावा ये अदर सोर्सेज में भी बिल्कुल सही है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगर आप स्पेक्ट्रम के ही जो समरी दी जाती है वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि हाँ 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो हिस्ट्री बुक्स में एरर हो जाती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया था अलग से कि ये इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये बीपीएससी के भी अंदर पूछा गया और यूपीएससी के अंदर भी ये पूछा गया था, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोला गया था। तो एक इंपॉर्टेंट ईयर है। और अगर आप एनसीईआरटी भी देखें 8th क्लास की, तो वहाँ पर आपको अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी देखें तो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s से लेकर के 1947 तक, वहाँ पे ही बताया गया है कि किस तरह से 1870s का जो ईयर था 1870s, वहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, ये सारे जो प्रमुख एसोसिएशन की स्थापना हो रही थी। 2 अप्रैल 1870 को स्थापना हुई पूना सार्वजनिक सभा की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगेन फैक्चुअल होने के कारण ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोला गया है क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 1942 में भारत भेजा गया। दूसरा बोला जा रहा है इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रपोज किया कि ये फ्रेम किया जाएगा इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, भारतीय लोगों के इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तीसरा कहा गया है एनी प्रोविंस जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है हमारे संविधान को एक्सेप्ट करने के लिए, वो फ्री होगी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उस टाइम पे रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जा रही है, किसकी? किसी भी प्रोविंस की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। चौथा कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट एंटर कर सकती है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट के तहत किसी भी प्रोविंस के साथ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, हर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये आपको कवर्ड मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो पहला बिल्कुल सही है और तीसरा और चौथा भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप ध्यान से सेकंड को पढ़ेंगे तो कहा गया है कि केवल यहाँ पे बताया गया है इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन केवल इलेक्टेड की बात नहीं थी। दोस्तों क्रिप्स प्रपोजल के सबसे मेन क्रिटिसिज्म की बात तो यही थी कि उन्होंने कहा था कि जब वॉर एंड हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन की जाएगी एक नए संविधान के निर्माण के लिए, और इस असेंबली से जो मेंबर्स आएंगे वो पार्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, और पार्टली नॉमिनेटेड भी होंगे। यानी कुछ मेंबर यहाँ पे इलेक्टेड देखने को मिलेंगे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविज़न किया गया था प्राइंसली स्टेट से। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म था, क्योंकि
प्राइंसली स्टेट से प्राइंसली स्टेट से जो नॉमिनेटेड मेंबर लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की अखंडता के खिलाफ ये जा रहा था। सो हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं की गई थी, पार्शली इलेक्टेड ये था और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। नाउ देखिए ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया, जिसकी मैंने बात अपने सिविल सर्विसेज 2022 वाले वीडियो में की है। तो देखिए सिविल सर्विसेज 2022 में क्या पूछा गया था कि जो क्रिप्स मिशन के बारे में बोला गया था, 2 कथन दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन कौन से सही है। पहला बोला गया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसमें नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से और प्राइंसली स्टेट से, यानी दोनों से ही नॉमिनेटेड मेंबर की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल गलत बात है, हमने देखा इलेक्टेड मेंबर की बात की जा रही थी प्रोविंशियल असेंबली से, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर की बात की जा रही थी प्राइंसली स्टेट से। दूसरा देखिए, कोई भी प्रोविंस जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उनके पास राइट होगा कि वो सेपरेट एग्रीमेंट ब्रिटिश के साथ साइन कर सकते हैं अपने फ्यूचर स्टेटस को लेकर। ये बात बिल्कुल सही देखने को मिली थी। फर्स्ट गलत है यहाँ पे, सेकंड सही है, तो आंसर था हमारा 2 ओनली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CSE 2022 में सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया वो बिल्कुल ऑप्शन सी के अंदर था, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कोई भी प्रोविंस अगर प्रिपेयर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो फ्री होगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न एग्जिस्ट करने के लिए। उसके बाद वो फर्दर ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन डी के अंतर्गत कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कर सकती है किसी भी प्रोविंस के साथ। सो नाउ इतने ही क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी जितने भी एग्जाम्स हुए जैसे CDS 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उन वीडियो सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। मैं पूरे टॉपिक को डिस्कस करता हूँ ताकि मैक्सिमम फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।